स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर नई नई और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने बेशकीमती कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बात उस समय की है जब संग्रामपुर नाम के एक राज्य पर राजा संग्राम का राज था। राजा संग्राम, जो कि बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु होने के साथ साथ एक वीर योद्धा भी था। राजा की एक बेटी थी जो कि उसकी इकलौती संतान थी, जिसका नाम था राजकुमारी चंद्रिका। राजा को अपनी बेटी से बहुत ही लगाव था, क्योंकि राजकुमारी उसकी इकलौती संतान थी। क्योंकि राजा खुद एक वीर योद्धा था, इसीलिए राजा ने अपनी बेटी की परवरिश एक योद्धा की तरह से की। उसने राजकुमारी को घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी, ये सारी युद्ध कलाएं सिखाई। राजकुमारी इन सभी युद्ध कलाओं में बहुत ही माहिर थी। साथ ही साथ वो एक बहुत ही होशियार और बुद्धिमान लड़की भी थी। राजा संग्राम ने कभी भी अपनी बेटी पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। यहाँ तक कि राजकुमारी अकेले जंगल में शिकार खेलने भी जाती थी। आसपास के कई राज्यों में राजकुमारी की काफी चर्चाएं थी। अब राजकुमारी चंद्रिका विवाह के योग्य हो चुकी थी और उसके लिए कई राजाओं के रिश्ते आ रहे थे। ऐसे ही राजकुमारी चंद्रिका के लिए उनके पड़ोसी राज्य के राजा सूर्यकांत का रिश्ता आया। राजा सूर्यकांत, जो कि अपने आसपास के राजाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा था, उसका साम्राज्य सबसे बड़ा था। इसीलिए बाकी के राजा भी राजा सूर्यकांत का बहुत ही सम्मान करते थे। राजा संग्राम को अपनी बेटी चंद्रिका के लिए जब सूर्यकांत की तरफ से विवाह का प्रस्ताव आया तो उसे ये एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लगा, क्योंकि उसके विचार में राजा सूर्यकांत उसकी बेटी के लिए सबसे योग्य वर था। लेकिन फिर भी राजा संग्राम ने इस बारे में एक बार अपनी बेटी चंद्रिका से उसकी राय लेने का फैसला किया, क्योंकि आज तक उसने अपनी बेटी के लिए जो भी फैसले किए थे वो उसकी रजामंदी से लिए गए थे। राजा और रानी दोनों ने जब अपनी बेटी से इस बारे में बात की तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी, बेशक आपने मेरी परवरिश एक बेटे की तरह की है और मुझे अपना हर फैसला लेने की पूरी आजादी दी, लेकिन जब बात मेरे विवाह की है तो मैं चाहूंगी कि इस बारे में आप जो भी फैसला लेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। अपनी बेटी की ये बात सुनकर राजा और रानी बहुत ही खुश थे और उन्होंने राजा सूर्यकांत का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और फिर इसके बाद बड़ी ही धूमधाम से राजकुमारी चंद्रिका और राजा सूर्यकांत का विवाह हो गया। जब चंद्रिका राजा सूर्यकांत के महल में दुल्हन बनकर आई तो बड़ी शानो शौकत के साथ उसका स्वागत किया गया। राजा भी चंद्रिका को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न था। उसे मालूम था कि उसकी रानी चंद्रिका सभी युद्ध कलाओं में माहिर है और साथ ही साथ वो बहुत ही होशियार और राजनीति में निपुण है। इसीलिए राजा ने अपने राजपाट के कार्यों में रानी चंद्रिका की सलाह लेना भी शुरू कर दिया। रानी चंद्रिका भी राजा के साथ राज दरबार में बैठती और राज्य से संबंधित जितने भी फैसले होते थे उनमें अपनी राय देती। शुरू में तो राजा के मंत्रियों और उसके दरबारियों को इस बात पर हैरानी थी कि राज दरबार में एक औरत का होना ठीक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब रानी के द्वारा लिए हुए फैसले और उनकी राय सही साबित होने लगी तो वे सभी लोग भी रानी की प्रशंसा करने लगे। सूर्यकांत भी अपनी रानी की होशियारी और उसकी राजनीतिक समझ को देखकर बहुत ही संतुष्ट था। जैसे जैसे समय बीता तो रानी चंद्रिका को राजा सूर्यकांत के बारे में एक बात बहुत ही विचित्र लगी, और वो ये थी कि राजा सूर्यकांत, जिसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और वो अपने इलाके का सबसे शक्तिशाली राजा था, इस बात पर सूर्यकांत को बहुत ही घमंड था। वो अक्सर रानी से कहता कि मेरे पास इतनी धन संपदा और इतना बड़ा साम्राज्य है कि मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरे खजाने में इतना धन है कि मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को खरीद सकता हूँ। इस दुनिया में अगर सबसे शक्तिशाली कोई चीज है तो वो है धन दौलत। लेकिन रानी चंद्रिका राजा की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी
और वो कहा करती थी, महाराज, धन संपत्ति की शक्ति से ज्यादा बड़ी इस दुनिया में बुद्धि की शक्ति होती है। सबसे बड़ा खजाना अगर कोई है तो वो अकल का खजाना है, जिसके बल पर दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। इंसान के पास अगर बुद्धि ना हो तो उसकी सारी धन दौलत यूं ही बर्बाद हो जाती है। अक्सर ही उन दोनों के बीच इस बात को लेकर छोटी मोटी बहस होती ही रहती थी। लेकिन एक दिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि राजा और रानी के बीच में इस बहस ने एक विवाद का रूप ले लिया और राजा सूर्यकांत को रानी की इस बात पर क्रोध आ गया और वो कहने लगा, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत ही घमंड है। तुम बिना धन दौलत के सिर्फ अपनी बुद्धि के सहारे कैसे अपना जीवन चला सकोगी, ये मैं देखना चाहता हूँ। मैं आज ही तुम्हें कुंतल वन में बने हुए मेरे महल में रहने के लिए भिजवा देता हूँ। तुम्हारी सेवा के लिए वहां पर सिर्फ एक दासी ही तुम्हारे साथ होगी। खर्च करने के लिए ना तो तुम्हें कोई पैसा मिलेगा और ना ही कोई दूसरा सामान। वो सब तुम्हें अपनी बुद्धि से ही पैदा करना होगा। इसके साथ ही वहां पर जाने से पहले तुम्हें अपने शरीर पर पहने हुए सारे गहने भी उतारने होंगे। उस महल में तुम्हें बिना धन दौलत के 6 महीने तक रहना पड़ेगा। इन 6 महीनों के दौरान हमारा तुम्हारा संपर्क बिल्कुल टूटा रहेगा। 6 महीने के बाद मैं खुद तुम्हारे पास कुंतल वन वाले महल में आऊंगा और तुमसे पूछूंगा कि धन दौलत बड़ी है या बुद्धि। रानी चंद्रिका ने राजा की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं कुंतल वन वाले महल में जाने को तैयार हूँ। और फिर रानी चंद्रिका ने अपने सारे जेवर उतार कर राजा को दे दिए। कुछ देर के बाद ही रानी चंद्रिका अपनी सबसे भरोसेमंद दासी माला के साथ रथ में बैठकर कुंतल वन की तरफ चल दी। कुंतल वन के महल में पहुंचकर उसने अपनी दासी माला से कहा, माला, तू कहीं से छोटे छोटे पत्थर चुनकर ला। कुछ देर बाद दासी ने छोटे छोटे पत्थर लाकर रानी को दे दिए। रानी ने उन सभी पत्थरों को एक छोटी सी संदूकची में रखा और फिर उस संदूकची को बंद करके उस पर अपने नाम की शाही मोहर की एक छाप लगा दी। क्योंकि रानी अक्सर ही राजपाट के कामों में राजा के साथ रहती थी, इसीलिए उसके पास भी एक शाही मोहर थी और उसने उस मोहर की छाप संदूकची पर लगा दी। फिर अपनी दासी से कहा, माला, तुम ये संदूकची हमारे नगर के धन्ना सेठ को देते हुए कहना कि रानी चंद्रिका ने 500 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई हैं। उसके बदले में ये संदूकची अपने पास गिरवी रख ले और ये कहना कि 6 महीने के बाद हम उसकी स्वर्ण मुद्राएं ब्याज समेत वापस लौटा देंगे। ये संदूकची वापस ले लेंगे। एक बात और नगर सेठ से कहना कि ये बात बिल्कुल गुप्त रहनी चाहिए कि रानी ने उससे ब्याज पर धन लिया है। यहाँ तक कि महाराज को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। दासी बोली, ठीक है रानी साहिबा, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और फिर उसके बाद वो दासी सीधा नगर सेठ के पास पहुंच गई और रानी चंद्रिका की बताई हुई सारी बातें उसने सेठ को बता दी और बदले में उससे 500 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सेठ ने कहा कि आप रानी जी से कहिएगा कि ये बात बिल्कुल गुप्त रहेगी। इसके बाद दासी स्वर्ण मुद्राएं लेकर रानी के पास पहुंच गई। रानी ने उस थैली में से कुछ मुद्राएं निकाली और दासी को देते हुए कहा, माला, महल में खाने पीने के लिए तो कुछ है ही नहीं। एक बार फिर से नगर में जाओ और इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले में कुछ खाने पीने का सामान लेकर आओ। दासी एक बार फिर से नगर की तरफ गई। स्वर्ण मुद्राओं के बदले में उसने खाने पीने का सामान खरीदा। अब दासी जो भी खाने पीने का सामान लेकर आई थी, उसी के सहारे रानी चंद्रिका और दासी महल में अपने दिन गुजारने लगी। धीरे धीरे उन दोनों को वहां पर रहते हुए 5 महीने बीत गए। एक दिन उसकी दासी माला ने रानी से कहा, महारानी जी, मेरी समझ में एक बात अभी तक नहीं आई कि आखिर महाराज ने आपको यूं वनवास क्यों दिया। रानी बोली, माला, महाराज को अपनी धन दौलत पर बहुत ही घमंड है और इस घमंड में चूर होने के कारण उन्होंने मुझे ये वनवास दे दिया। वो तो सोच रहे होंगे कि बिना धन दिए उन्हें मुझे एकांत वन में भेजकर एक अच्छा सबक सिखाया है, लेकिन ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सबक तो वो मुझे नहीं बल्कि मैं उन्हें सिखाऊंगी। दासी ये सुनकर हैरान हुई और कहने लगी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी रानी साहिबा।
चंद्रिका ने सारी बातें अपनी दासी को विस्तार से बताई और बोली, माला, मैं महाराज सूर्यकांत को दिखा देना चाहती हूँ कि बुद्धि धन और दौलत से बड़ी होती है और तुम्हें इस काम में मेरी सहायता करनी होगी। दासी ने कहा, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ महारानी जी, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। रानी बोली, तुम्हें कल ही एक आदमी का भेष बनाकर दरबार में जाना होगा और महाराज से वही कहना जो मैं तुम्हें अब बताऊंगी। इसके बाद चंद्रिका ने माला को अपनी सारी योजना समझा दी। दूसरे ही दिन दासी माला ने एक पुरुष का वेश बनाया और सीधा राजा सूर्यकांत के दरबार में पहुंच गई। कहने लगी, महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कल रात को एक शातिर चोर ने मेरे घर में चोरी करके मेरा सब कुछ चुरा लिया। राजा ये सुनकर हैरान हुआ। हमारे राज्य में चोरी? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हमारे राज्य में आज तक पहले कोई चोरी नहीं हुई, तो फिर तुम्हारे घर में चोरी करने की हिम्मत किसकी हो गई? वो आदमी बोला, लगता है महाराज, किसी दूसरे राज्य का चोर हमारे राज्य में घुस आया है। महाराज, उसने तो हमें कंगाल कर दिया, लेकिन वो आपको भी नहीं छोड़ने वाला। राजा ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आदमी के रूप में वो दासी कहने लगी, महाराज, वो चोर आपके नाम पर एक चिट्ठी मेरी खाली तिजोरी में छोड़ गया है। ये कहते हुए उसने एक चिट्ठी राजा को थमा दी। राजा सूर्यकांत बड़ी हैरानी से उस चिट्ठी को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, राजा सूर्यकांत, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हारे खजाने को चुराने वाला हूँ। अगर तुझमें हिम्मत है तो तू मुझे अपना खजाना चुराने से रोक कर दिखा। तुम्हारा शुभचिंतक शातिर चोर। चिट्ठी पढ़ने के बाद राजा सूर्यकांत के माथे पर बल पड़ गए। राजा ने उसी समय अपने खजांची को बुलाया और आदेश दिया, खजांची जी, शातिर चोर ने हमारा खजाना लूटने की धमकी दी है, इसीलिए तुम खजाने की सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा कड़े कर दो, ताकि वो शातिर चोर अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। और इस आदमी के घर में शातिर चोर ने चोरी की है, तुम खजाने में से कुछ अशर्फियां इसे दे दो, ताकि इसके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। और फिर खजांची के द्वारा दिए हुए धन को लेकर दासी वापिस रानी के महल में आ गई। उसने वो धन की थैली रानी को देते हुए कहा, महाराज ने ये थैली मुझे हरजाने के तौर पर दी है। रानी बोली, माला, इसमें से थोड़ा सा धन निकाल कर बाकी सब तुम रख दो। बाकी के धन की जरूरत हमें 1 महीने बाद पड़ेगी। रानी ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं थैली में से निकालकर अपनी दासी को देते हुए कहा, इस धन से तुम 2 मजबूत घोड़े, 2 सैनिकों की पोशाकें और 2 बड़े बड़े बोरे लेकर आओ। दासी उसी समय रानी के द्वारा बताया हुआ सामान लेकर आ गई। इस घटना के 5 दिन के बाद रानी को भेष बदलकर राजा के खजाने को चुराने के लिए जाना था। अब क्योंकि रानी राजपाट के सभी कामों को संभालती थी, इसीलिए उसे राजा की लिखावट की पूरी जानकारी थी। उसने राजा की लिखावट में खजांची के नाम एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी को उसने अपने पास रख लिया। उस रात वो दोनों सैनिकों की पोशाकें पहनकर घोड़ों पर सवार होकर राजा के महल की तरफ चल दी। वे दोनों पुरुषों के वेश में थी। थोड़ी ही देर में उन दोनों के घोड़े एक बहुत बड़ी पहाड़ी के सामने जाकर रुके और अपने घोड़ों को उन्होंने एक पेड़ के साथ बांध दिया और फिर वो दोनों उस पहाड़ी में बने हुए खुफिया रास्ते में घुस गईं। वो खुफिया रास्ता राजमहल की तरफ जाता था, क्योंकि रानी को महल के सभी खुफिया रास्तों के बारे में पूरी जानकारी थी। जल्दी ही वे दोनों महल के अंदर पहुंच गई। दोनों को महल के रास्तों की पूरी जानकारी थी, इसीलिए बड़ी ही आसानी से वो दोनों खजाने वाले कमरे के बाहर जा पहुंची, जहां पर खजांची सैनिकों के साथ पहरा दे रहा था। रानी खजांची के पास पहुंची और कहने लगी, खजांची साहब, महाराज ने आपके नाम ये चिट्ठी दी है। खजांची ने वो चिट्ठी ली और उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, खजांची जी, पिछले 5 दिन से आप और आपके सैनिक दिन रात बड़ी मुस्तैदी से खजाने की पहरेदारी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये महसूस किया कि लगातार खजाने की पहरेदारी करने के कारण आप और आपके सैनिक थक गए होंगे, और इसलिए इस चिट्ठी के द्वारा मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तुम अपने सैनिकों के साथ आराम करने के लिए अपने अपने घर चले जाओ और खजाने की पहरेदारी का काम चिट्ठी लेकर आने वाले इन दोनों सैनिकों, जिनके नाम रघु और नंदन हैं, इन दोनों को सौंप दो। इसके साथ ही
जाते समय खजाने की चाबी इन दोनों सैनिकों को दे देना, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मैं खुद खजाने का निरीक्षण करने के लिए आने वाला हूँ। तुम्हारा राजा सूर्यकांत। अब क्योंकि वो पत्र राजा की लिखावट में लिखा गया था, तो खजांची को लगा कि ये पत्र राजा ने भेजा है और वो खुश हो गया। कहने लगा, चलो महाराज को हमारी सुध तो आई। थकान के मारे सारा शरीर बुरी तरह से टूट रहा है। इसके बाद वो खजांची रघु और नंदन बने हुए रानी और दासी को खजाने की सुरक्षा का काम सौंपकर और उन्हें खजाने की चाबियां देकर अपने सैनिकों के साथ तुरंत वहां से चला गया। खजांची और सैनिकों के वहां से जाने के बाद चंद्रिका ने तुरंत खजाने का ताला खोला और वे दोनों खजाने वाले कमरे के अंदर घुस गई। अंदर पहुंचकर दोनों ने अपने कपड़ों में छिपे हुए बड़े बड़े थैले निकाले और उनमें खजाने की सारी दौलत भरने लगी। वो खजाने से भरे हुए उन थैलों को कमरे से बाहर ले आईं और फिर एक एक करके उन थैलों को अपने कंधे पर रखकर वे दोनों वहां से चल पड़ी। फिर खुफिया रास्ते से होते हुए उन्होंने धीरे धीरे खजाने की सारी दौलत साफ कर दी और फिर खजाने से भरे हुए उन थैलों को वो एक एक करके अपने कुंतल महल में ले आई। अगले दिन जब सैनिक खजाने के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खजाने वाले कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था। खजाना अंदर से खाली था। उन दोनों को वहां पर एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली, जिसे लेकर वो राजा के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज गजब हो गया, शातिर चोर खजाना लूट कर ले गया। ये सुनकर राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा, आखिर ये कैसे हो गया? सैनिकों ने बताया, महाराज खजाना बिल्कुल खाली है। वहां पर हमें सिर्फ ये चिट्ठी मिली है जो आपके नाम लिखी गई है। सूर्यकांत ने जल्दी जल्दी वो चिट्ठी पढ़ना शुरू की, जिसमें लिखा था, महाराज हम आपका खजाना लूट कर ले जा रहे हैं। अब तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि हम कितने शातिर चोर हैं। अब आप हमें पकड़कर दिखाओ तो जाने। आपका शुभचिंतक शातिर चोर। चिट्ठी पढ़ने के बाद राजा ने आदेश दिया कि खजांची को तुरंत मेरे सामने हाजिर किया जाए। कुछ देर बाद खजांची राजा के सामने था। खजांची ने कहा, मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? राजा बोला, आदेश के बच्चे, पहले तू ये बता कि तेरे रहते हुए खजाना लूटा तो लूटा कैसे? राजा की बात सुनकर खजांची हैरान था और कहने लगा, खजाना लूट गया? क्षमा कीजिए महाराज, जब तक मैं अपने सैनिकों के साथ खजाने पर पहरा दे रहा था तब तक तो खजाना बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पर था। हो सकता है कि शातिर चोर ने वो खजाना तब चोरी किया हो जब मेरी जगह पर रघु और नंदन पहरा दे रहे थे। राजा ने चौंकते हुए कहा, क्या ये रघु और नंदन कौन हैं? आपने ही तो कल रात को उन दोनों को मेरे पास भेजा था। वे दोनों आपकी लिखी हुई चिट्ठी लेकर मेरे पास आए थे। ये सुनकर राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, क्या मेरा लिखा हुआ पत्र? लेकिन मैंने तो कोई पत्र लिखकर किसी रघु और नंदन को नहीं दिया। जरा वो चिट्ठी मुझे तो दिखाओ। वो पत्र पढ़कर राजा बुरी तरह से चौंक गया और कहने लगा, ये चिट्ठी तो मेरी लिखावट में लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो रघु और नंदन दोनों शातिर चोर के गिरोह के आदमी थे। इसके बाद राजा खजांची से कहने लगा, खजांची हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। उस चोर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं खुद ही उसे पकड़ूंगा। जल्दी ही खजाने की चोरी की यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। उधर अपने महल में दासी ने रानी को सूचना दी, रानी साहिबा, खजाना चोरी हो जाने के कारण महाराज बहुत परेशान हैं और वो आज की रात नगर में घूमकर खुद चोर को पकड़ना चाहते हैं। रानी बोली, माला तुम तो बड़ी अच्छी खबर लेकर आई हो। आज की रात मुझे साधु का वेश बनाकर नगर में जाना होगा। दासी कहने लगी, रानी साहिबा आप रात के समय वहां पर अकेली मत जाइए, क्योंकि आज की रात तो महाराज खुद नगर में गश्त करने वाले हैं। अगर ऐसी हालत में आप वहां पर जाएंगी तो आपके पकड़े जाने की पूरी संभावना है। रानी चंद्रिका अपनी दासी को तसल्ली देते हुए कहने लगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि खतरा मुझे है या फिर राजा को। चंद्रिका ने उस रात एक साधु का वेश बनाया और फिर वो नगर की तरफ चली गई। नगर में पहुंचकर वो एक पेड़ के नीचे धूनी रमाकर बैठ गई। राजा सूर्यकांत घोड़े पर सवार होकर नगर में गश्त लगा रहा था। कुछ देर बाद
जब गश्त लगाते हुए राजा ने साधु बनी हुई रानी को देखा तो वो शातिर चोर के बारे में पूछताछ करने के लिए साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, साधु महाराज, क्या तुमने इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते हुए देखा है? साधु ने कहा, मैं तो ध्यान में डूबा हुआ था। अगर मेरे पास से कोई निकला भी होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या बात है कि रात्रि के इस समय नगर में तुम घूम रहे हो? राजा ने कहा, महाराज, मैं इस राज्य का राजा हूँ। इन दिनों हमारे राज्य में शातिर चोर ने बहुत उत्पात मचा रखा है। वो हमारा सारा खजाना लूट कर ले गया। हम उसी की खोज में यहाँ पर घूम रहे हैं। साधु बोला, राजन, ये तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई। खजाना खाली हो जाने पर आपका राजकाज कैसे चलेगा? राजा ने कहा, इसी बात को सोचकर मैं भी परेशान हूँ साधु महाराज। राजन, आपको अपना खाली खजाना भरने के लिए प्रजा पर नए नए कर लगाने होंगे। उनसे ज्यादा लगान वसूलना होगा, तभी आपका खाली खजाना भर सकेगा। राजा ने कहा, लेकिन प्रजा पर नए नए कर लगाना ठीक होगा, क्योंकि हमारी प्रजा पर पहले से ही कई कर लगे हुए हैं। क्या नए कर लगाने से प्रजा परेशान नहीं हो जाएगी? राजन, अपनी प्रजा की भलाई के लिए आपको ये तो करना ही होगा। अगर किसी पड़ोसी देश के राजा को तनिक भी खबर मिल गई कि आपका खजाना खाली हो चुका है तो वो उसी समय आपके राज्य पर हमला बोल देगा, और इससे पहले कि ऐसा हो, राजन, आपको अपनी प्रजा पर कर लगाकर अपना खजाना भर लेना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। राजा बोला, मुझे आपकी सलाह पसंद आई साधु महाराज। मैं जल्दी ही विचार करके इस पर कोई फैसला लूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने राज्य की आम जनता की एक सभा बुलाई और घोषणा करते हुए कहने लगा, मेरे राज्य के वासियों, आप लोग तो जानते हैं कि शातिर चोर ने हमारे शाही खजाने को खाली कर दिया है, और खजाने को दोबारा से भरने के लिए मुझे आप लोगों पर नए नए कर लगाने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नए करों को अदा करने में कोई भी आनाकानी नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। राजा की घोषणा सुनते ही वहां पर उपस्थित लोगों में गुस्सा आ गया और वो लोग कहने लगे, महाराज, हम नए करों को किसी भी सूरत में अदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको खाली खजाना भरना है तो अपनी मेहनत से भरिए। ये सुनकर राजा सकपका गया और सोचने लगा कि प्रजा का रुख तो बहुत ही आक्रामक है। अगर मैंने सचमुच इन पर कर लगाए तो निश्चित तौर पर ही ये लोग बगावत पर उतर आएंगे। वो परेशान होकर दरबार से उठकर चला गया और सोचने लगा कि शातिर चोर ने ये मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? इसी उधेड़-बुन में ना जाने 1 महीना कब बीत गया। राजा सूर्यकांत अपने खाली खजाने को भरने का कोई उपाय नहीं कर पाया। तभी राजा को ख्याल आया कि मेरी रानी चंद्रिका इन सभी कामों में बहुत ही होशियार थी। मेरे राजपाट के कामों में भी वो मेरा पूरा साथ देती थी। मुझे इस समस्या का समाधान अपनी रानी से पूछना चाहिए। पक्का वो मुझे कोई ना कोई हल जरूर बताएगी। राजा उसी समय कुंतल वन में रानी के महल में जा पहुंचा। राजा को देखते ही रानी कहने लगी, आइए महाराज, 6 महीने बीत चुके हैं। क्या आप मुझसे ये पूछने के लिए आए हैं कि धन दौलत बड़ी होती है या बुद्धि? राजा ने कहा, चंद्रिका, मेरे जले पर इस तरह से नमक मत छिड़को। मैं इन दिनों बहुत ही मुसीबत में हूँ। रानी कहने लगी, क्या हुआ महाराज? चंद्रिका, हमारे खजाने को शातिर चोर ने लूट लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि खाली खजाने को कैसे भरा जाए। रानी बोली, महाराज, इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? मैं आपके खजाने को भर सकती हूँ। राजा हैरान होते हुए बोला, तुम भला खाली खजाने को कैसे भरोगी रानी? रानी उसी समय राजा को उस कमरे में ले गई जहां पर खजाने की सारी दौलत रखी थी, जो वो अपनी दासी की सहायता से राजा के खजाने से चुरा कर लाई थी। इतनी सारी दौलत देखकर राजा कहने लगा, रानी, इतना सारा धन तुम्हारे पास कहां से आया? रानी बोली, महाराज, इस समय तो आप ये धन लेकर जाइए और अपने खाली खजाने को भर लीजिए। लेकिन चंद्रिका, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि इतनी दौलत तुम्हारे पास कैसे आई। महाराज, कल मैं अपनी दासी के साथ जब महल में वापस आऊंगी तभी मैं आपको सारी बात विस्तार से बताऊंगी। ठीक है रानी, मैं महल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर इसके बाद राजा सारे खजाने को समेटकर रथ में बैठकर वहां से
अपने महल की तरफ चला गया। दूसरे दिन जब रानी राजा के महल में पहुंची तो कहने लगी, महाराज, मैंने जो धन कल आपको दिया था वो धन वही धन था जो शातिर चोर ने आपके खजाने से लूटा था। ये सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला, अगर तुम्हारा कहना सच है तो फिर ये बताओ कि शातिर चोर ने जो धन चुराया था वो तुम्हारे पास कैसे आ गया। रानी ने कहा, महाराज, क्योंकि शातिर चोर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। ये तुम क्या कह रही हो रानी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं महाराज। तब चंद्रिका ने पूरी विस्तार से राजा को पिछली सारी घटनाओं के बारे में बताया और फिर उसके बाद रानी ने कहा, महाराज, 6 महीने पहले जब आपने मुझे दासी माला के साथ कुंतल वन वाले महल में भेजा था तो ना तो आपने मुझे कुछ धन दिया था और ना ही मेरे पास कोई गहने या आभूषण थे। ऐसी हालत में मैं अगले 6 महीने तक अपना और अपनी दासी का पेट कैसे भरती। इसीलिए मैंने बुद्धि से काम लिया और एक पत्थरों से भरी हुई संदूकची पर अपनी मोहर लगाकर धन्ना सेठ के पास गिरवी रखी और उससे स्वर्ण मुद्राएं उधार ले ली और फिर उसी धन से दासी और मैंने अगले 6 महीने तक गुजारा किया। इसके अलावा आपका शाही खजाना इसलिए लूटा ताकि आप जान सकें कि अगर इंसान अपनी अकल से काम ले तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी बड़ी आसानी से कर सकता है। महाराज, अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से मैंने कड़ी सुरक्षा के बीच से आपके खजाने को आसानी से लूट लिया। धन दौलत तभी साथ देती है जब मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करे। इतना कहकर रानी चुप हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद वो एक बार फिर से बोली, महाराज, अब भी क्या आप मुझसे वही पूछेंगे कि धन दौलत बड़ी है या फिर बुद्धि? ये सुनकर राजा ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और कहने लगा, रानी चंद्रिका, तुमने मुझे सबक सिखाकर मेरी आंखें खोल दी। अभी तक तो मैं धन दौलत को ही सबसे बलवान समझता था, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि बुद्धि के आगे धन दौलत कोई चीज नहीं है। आदमी के अंदर अगर बुद्धि हो तो वो निर्धन से भी धनवान बन सकता है। राजा की बात सुनकर रानी चंद्रिका के चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा। अब राजा सूर्यकांत को समझ में आ चुका था कि जीवन में धन से ज्यादा बुद्धि का महत्व होता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।